गुड मॉर्निंग एवरीवन। मिड टर्म सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का एक लेसन जो हमारे सिलेबस में है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसकी शुरुआत इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में हम आज आपके सामने में हैं। 2 लेसन हमारे सिलेबस का है, एक यूरोप में राष्ट्रवाद और एक भारत में राष्ट्रवाद। ये 2 चैप्टर बोर्ड में आने वाले हैं जो कि सिलेबस आपको भेज दिया गया है। अब यह जो राष्ट्रवाद है यूरोप का, उसके अनेक मायने हैं। यह घटना एक संसार को नई दिशा देने वाली है। इसका अच्छा परिणाम भी आने वाला है और साथ ही साथ कुछ बुरे परिणाम भी आने वाले हैं इस राष्ट्रवाद का। अच्छा परिणाम के तहत इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं चाहूँगा कि संसार के देशों में राष्ट्रीय भावना का, आधुनिक राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय भावना का उदय यहाँ से होता है। लेकिन समय के अंतराल में यह राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद में बदल जाता है और इस उग्र राष्ट्रवाद के प्रतिफल के कारण परिस्थिति साम्राज्यवाद से जुड़ जाता है और दुनिया को 2 भयानक विश्व युद्धों का सामना करना पड़ता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यह बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि ये राष्ट्रवाद होता है क्या, किसे कहते हैं राष्ट्रवाद। सामान्य बात है, राष्ट्रीय भावना का उदय। इसे परिभाषा के तौर पर यदि हम देखेंगे तो पाएंगे कि मानते हैं हम किसी, ये एक ज्योग्राफी का एक डायग्राम है, एक किसी देश का नक्शा है। तो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले, आपको पता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में तरह तरह के लोग रहते हैं। मानते हैं यह एक प्रदेश है, यह एक प्रदेश है, यह एक प्रदेश है, यह एक प्रदेश है। यहाँ की भाषा, यहाँ के लोगों की भाषा, यहाँ के लोगों का धर्म या अन्य सांस्कृतिक पहचान अलग अलग है, भिन्न भिन्न हो सकता है। या फिर नृजातीय, इथनिकल डिफरेंसेज हो सकते हैं, नृजातीय। अब आप नृजातीय से क्या मतलब? तो मानव उत्पत्ति जो है, मानव शास्त्र के तहत संसार में जो मानव पाए जाते हैं उनके अलग अलग समूह हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में समझिए रेसेज, प्रजाति। उसमें भी डिफरेंसेज हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ आर्य अनार्य है, दुनिया में काले गोरे के रूप में है। तो ये नृजातीय हुआ, इथिकल यहाँ हुआ। तो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले भिन्न भिन्न भाषा भाषी, धर्म या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर या नृजातीय भिन्नता के आधार पर सारे लोगों के मन में यह भावना पनपे कि ये पूरा क्षेत्र हमारा है। यानी एक रूपता का बोध हो, यहाँ के लोगों को यहाँ और यहाँ के लोगों को यहाँ का बोध होना चाहिए कि यह अपना ही भूमि है और यहाँ निवास करने वाले जितने सारे लोग हैं वे हमारे भाई हैं। भाईचारा का उदय होना। तो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में धर्म, भाषा, अन्य सांस्कृतिक पहचान या नृजातीय भिन्नता के बावजूद भी सारे लोगों के मन में अंदर यह अनुभव हो या फीलिंग हो कि यह सारा प्रदेश हमारा है। तो इस प्रकार की फीलिंग जो होती है, इस प्रकार का जो अनुभव होता है, उसे ही कहते हैं राष्ट्रीयता।
और इस राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने वाला जो पॉलिसी होता है, सिद्धांत होता है, उसे ही कहा जाता है राष्ट्रवाद। तो एक बार फिर सुन लीजिए लास्टली कि किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले तरह तरह के विभिन्नता वाले लोग, चाहे वह विभिन्नता भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो या निर्जातीय आधार पर हो, सारे लोगों के मन में यह फील हो या अनुभव हो कि यह क्षेत्र हमारा है, इस प्रकार की जो फीलिंग होती है उसे ही कहा जाता है राष्ट्रीयता। और इसको जो बढ़ावा देने वाला जो नीति होता है वही कहलाता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, हम उस राष्ट्रवाद का चर्चा करते हैं जो आधुनिक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। यह जो राष्ट्रवाद है, यह एक प्रकार से आधुनिक युग की विशेषता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ के लोगों का लगाव यहाँ के लोगों से होना चाहिए, तभी राष्ट्रवाद होगा। यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों, यहाँ जो लोग निवास करते हैं, यहाँ जो फीलिंग होता है उसका फीलिंग इस क्षेत्र में भी होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? तो इससे पहले, इस तरह की विचारधारा आने से पहले यूरोप में सामंतवाद था, सामंती व्यवस्था थी। तो सामंती व्यवस्था में एक खास भौगोलिक क्षेत्र में सैकड़ों सामंत रहते थे, और जिस क्षेत्र के जो सामंत होते थे, मानते हैं इस क्षेत्र के ये सामंत हैं, तो इनको इस क्षेत्र से ही लगाव था। यहाँ से कोई लगाव नहीं था। फिर यहाँ के सामंत को यहाँ से ही लगाव था, यहाँ से कोई लगाव नहीं था। यानी क्षेत्रीयता की भावना थी, क्षेत्र विशेष में बटा हुआ था। खास भौगोलिक क्षेत्र ही क्षेत्र विशेष के आधार पर बटा हुआ था। यह देश प्रेम की भावना नहीं थी। तो इस क्षेत्रीयता की भावना को हटाकर जो राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया, वही कहलाता है राष्ट्रवाद। ये जो आधुनिक राष्ट्रवाद का स्कोप है, ये जो कंसेप्शन है, इसको लाने में फ्रांसीसी क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। एक डिमार्केशन लाइन है फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान ही और उसके बाद भी वहाँ कुछ ऐसे उपाय किए गए। फ्रांस में सभी क्षेत्र के लोगों के साथ विशेष लगाव नहीं था, लोग अलग अलग महसूस करते थे क्योंकि सामंती व्यवस्था प्रभावी था। इसको समाप्त करने के लिए, फ्रांस के लोगों को एक करने के लिए वहाँ क्रांतिकारियों ने पहले पूरे फ्रांस के लिए पितृदेश का चर्चा किया। पितृदेश, मातृभूमि हम लोग कहते हैं मातृभूमि, वहाँ पितृदेश का नाम दिया गया। वहाँ नागरिक शब्द का प्रयोग या पहली बार, यदि फ्रांस के सभी व्यक्ति नागरिक हैं, उसके बाद स्टेट जनरल जो राज्यों का प्रतीक था उसका नाम हटा करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। इसके अलावा आगे चल करके संपूर्ण फ्रांस के लिए एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की यहाँ किया गया। एक ही झंडा, तिरंगा को स्वीकार किया गया, और इससे पहले तरह तरह के झंडे थे। तो कहने का मतलब, इन उपायों के माध्यम से फ्रांस में लोगों को एक किया गया, एकता की भावना पनपी और फ्रांस में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने कानून के द्वारा, जिसे हम नेपोलियन कोड कहते हैं, कानून संहिता कहते हैं, उसके द्वारा कुछ ऐसे उपाय किए जिसमें लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। जैसे उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया। हम जानते हैं कि फ्रांस का जो समाज था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, ऐसे में बटा हुआ था, जिसको विशेषाधिकार प्राप्त था। नेपोलियन ने उसे समाप्त किया। विशेषाधिकार की समाप्ति हुई, सब बराबर है, कानून के समक्ष समानता लाया गया। यह आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है, कानून के समक्ष समानता। यह नेपोलियन ने लाया था। नेपोलियन ने संपत्ति के अधिकार को दिया था लोगों को। इसके अलावा
नेपोलियन ने नाप तौल की मैट्रिक प्रणाली यानी दशमलव पद्धति को स्वीकार किया था, तरह तरह के सुधार किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने। परिणाम हुआ कि इस व्यवस्था के चलते फ्रांस के जो भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग थे एक कानून के तहत, एक व्यवस्था के तहत जुड़ गए। आज हम नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका का चर्चा किए हैं। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट में एक और कमी था। उसके दो रूप हैं। उसे क्रांति का पुत्र और क्रांति का संहारक कहा जाता है। इसका चर्चा हम समय आने पर करेंगे। अभी एक थोड़ा सा झलक दे देते हैं कि यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट का एक अच्छा इमेज था। अतः वह यूरोप से बाहर जब फ्रांस का विस्तार करने का प्रयास किया तो जैसे ब्रुसेल्स गया, मिलान गया, भिन्न भिन्न जगहों पर उसने जीता, उन क्षेत्रों को जीता, तो वहाँ के लोगों ने उसका स्वागत किया क्योंकि लोग उन्हें मुक्तिदाता के रूप में देख रहे थे। लेकिन शीघ्र ही लोगों के मन से यह विश्वास उठ गया क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने यह वहाँ के लोगों पर सेंसरशिप ला दिया, यानी प्रेस की आज़ादी छीन ली, टैक्स में वृद्धि कर दिया, जबरन सेना में भर्ती करना शुरू किया। इन सारे उपायों से उन्हें अपजस हुआ और लोग शीघ्र ही लोग इनके विरोधी हो गए। आज हम यहीं टॉपिक ख़त्म करते हैं। टॉपिक ख़त्म करने से पहले 1 मिनट में हम चाहेंगे कि एक बार इसे पुनः देख लिया जाए कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले, चाहे भाषा, धर्म या निर्जाति भिन्नता के बावजूद सारे लोगों को उस सारे क्षेत्र से लगाव पैदा होता है, उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद को लाने में फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे उपाय किए थे जिससे फ्रांस के लोग आपस में जुटे, एक हुए, जिसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ सुधार कार्य किए जिसके द्वारा फ्रांसीसी लोगों को एक करने का प्रयास किया गया। आज इतना ही। अगले घंटी में हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जहां देखेंगे कि राष्ट्रवाद में आगे चलकर इटली का एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और परिणाम स्वरूप युद्ध भी होता है। सारी चीज़ों को हम लोग देखे हैं। तो आज बस, धन्यवाद।